केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद व्यवस्था को दी मंजूरी। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लॉन्च को भी मिली स्वीकृति। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 4 करोड़ से अधिक लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। भगदड़ जैसे हालातों में पीएम और सीएम ने संवेदना प्रकट की। कहा, अफवाहों पर ध्यान न दे श्रद्धालु। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदि बद्री से किया अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन। 2 फरवरी को समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व अर्जुन मेघवाल होंगे शामिल। और यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर मुश्किल में फंसे केजरीवाल। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। भाजपा ने कहा, डरा रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस ने भी आप संयोजक से मांगे सबूत। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इथेनॉल की मूल्य में स्थिरता आएगी और साथ ही कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता भी कम होगी। उन्होंने इस कदम को पर्यावरण के अनुकूल बताया। 3 बार विन है, किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। आज शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 चीजें होती है, C हैवी मोलासेस, B हैवी मोलासेस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट के। विशेषकर C हैवी मोलासेस ऐसा होता है जिसमें से शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। उसका उपयोग जितना एथेनॉल बनाने में हो उतना देश के लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लॉन्च को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन के तहत आगामी 7 वर्षों में हरित प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए 24 महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की वैल्यू चेन बनाई जाएगी, जिस पर 34,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगते हैं। इस मिशन को कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करें, आत्मनिर्भर बने और भारत में कैसे इस मिनरल की प्रोसेसिंग हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, कैसे हम इसका बेटर एक्सप्लोरेशन करें, कैसे हम विदेशों में भी जहां जरूरत पड़े वहां पे जाके उन मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करें, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस नेशनल क्रिटिकल मिशन में बनाया गया है। 16,300 करोड़ रुपए का ये मिशन है, 16,300 करोड़ रुपए का मिशन है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। मौनी अमावस्या के पावन स्नान पर्व के अवसर पर संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रमुख संतों ने अपील की है कि श्रद्धालु अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जिस घाट के समीप हैं वहीं स्नान करें। घायलों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी
कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पर ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर महाकुंभ में अब हालात सामान्य है। संगम घाटों पर करोड़ों श्रद्धालु साधु संत स्नान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लोगों को अलग अलग घाटों की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नगरी में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। आज सुबह 11 बजे तक करीब 3.25 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। उधर रेलवे ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए कुछ विशेष ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे बोर्ड के सूचना व प्रसार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे विभिन्न स्टेशनों से 370 से अधिक ट्रेनें चला रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज यमुनानगर में सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री में आज से 2 फरवरी तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सरस्वती सरोवर पर 31 कुंडीय हवन, श्लोक उच्चारण और आरती भी करवाई गई। कार्यक्रम का समापन 2 फरवरी को होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अर्जुन राम मेघवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि सरस्वती नदी प्राचीन भारतीय सभ्यता की जननी है। अभी तक सरस्वती नदी पर कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कैथल में 18 पुलों का निर्माण किया गया है। हिमाचल सरकार से मिलकर हरियाणा एक डैम बना रहा है ताकि सरस्वती का जल उसमें स्टोर करके पूरा साल पानी बहता रहे। उन्होंने यह भी कहा कि सौभाग्य का विषय है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। धरातल पर लाने की योजना बनाई है। इस नदी के धरातल पर आने से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि यह पर्यटन, रोजगार और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी क्रांति लेकर के आएगा। आप जानते हैं कि इस समय जल संकट देश और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसका समाधान भी सरस्वती नदी को फिर से जीवित करने में मिल सकता है। हमने इस दिशा में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सरस्वती नदी पर 18 पुलों का निर्माण किया है। नदी के तट पर स्थित 111 विरास स्थलों का जीर्णोद्धार हमने किया है। इनमें से मंदिर, घाट आदि शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि हम जहां नदियों की पूजा करते हैं, वहीं देश में ऐसे लोग भी हैं जो नदियों में जहर मिलाकर भेजने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को देश की संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान नहीं है। नदियों को मां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमारे संस्कार में है। परंतु इसी देश के अंदर कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नदी के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, ये हमने अलग अलग विचार के लोग हैं, उनकी अपनी सोच है, अपने सोच से वो काम करते हैं। उनको हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से वो बहुत दूर अनभिज्ञ है। शायद उनको मालूम नहीं है। कंवरपाल जी ने कहा था कि यहाँ पर वो भी लोग थे कि यहाँ राम का जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे लोग भी थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के उपलक्ष्य में पेवा के पृथुदक तीर्थ पर आज से सरस मेला शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के धरोहर संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर कुलदीप आर्या ने बताया
कि सरस मेला में विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा पवेलियन लगाया गया है। 3 दिवसीय सरस मेले में हरियाणा पवेलियन में 18 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए शिल्पकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस सरस मेले में दूर दूर से शिल्पकार पहुंचे हैं। सरस्वती की यहाँ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महत्व है इस स्थान का। सरस्वती गंगा जी के प्यार में, सरस्वती कंठार में, श्री जमुना घाघर धार में हमारा बसा देश हरियाणा से, तो सरस्वती के किनारे हमारा हरियाणा प्रदेश है। और गंगा जी का प्यार यानी अर्थात गंगा जी का 2, 3, 4 बार यहाँ आना हुआ है इस धरा पर। और जमुना जी के प्यार, गंगा जी के प्यार में, सरस्वती कंठार में, श्री जमुना घाघर धार में, यानी जमुना और घाघर की नदियों की पवित्र धाराएं यहाँ पर बहती हैं, इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करती हैं। सरस मेला हमारे यहाँ 15 के करीब आर्टिस्ट जो लोग हैं और 3 हमने और लगाई हैं, कुल मिला के 18 स्टॉल हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से हैं। मेले में आए शिल्पकारों ने कहा कि हमें इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ हमारे सामान को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वहीं दर्शकों ने कहा कि इस मेले में ग्रामीण आंचल के दर्शन हो रहे हैं और एक ही जगह पर गांव देहात के विषय में जानकारी मिल रही है। ये पुश्तैनी धंधा है जी, मैं बहुत लगन से कर रहा हूँ। ये हमारे जो ये पुराना कल्चर है, इसको खत्म नहीं होने दूंगा जी जब तक मैं जीऊँगा। और मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से मैंने काम सीखा है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखा जी, और बहुत लगन से कर रहा हूँ। ये चक्की बनाना, जैसे गाड़ी बनाना, दूध बिलोन की मदानी बनाना, हल बनाना, ये जो पुराने आइटम थे जी वो उनको चालू कर रहा हूँ जी। जब तक जीऊँगा इतना बनाऊँगा जी। यहाँ पे पिड्डे वगैरह लेके आया हूँ, जो पुराने ज़माने में हमारे दादे परदादी होया करती और शादी में पिड्डे ले आती थी, वही चीज़ आजकल भी यूज कर रहे हैं लोग। और इस बात की खुशी है कि आजकल भी इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जा रहा है और खूब खरीद रहे हैं लोग। आज पहला दिन है यहाँ पे और सरस मेला ये यहाँ पे पहला दिन है और इसके साथ साथ यहाँ पे सारा सब कुछ सामान बिक रहा है। मैं अपनी सहेलियों के साथ भी होगा आई हूँ सरस मेला देखने के लिए, घूमने के लिए, और यहाँ आकर मुझे तरह तरह की चीज़ें देखने को मिली, धार्मिक चीज़ें, घरेलू चीज़ें, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। उधर प्रदेश के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कल फरीदाबाद के सेक्टर 12 में 6 फरवरी तक चलने वाले सरस मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य व आपूर्ति मंत्री राजेश नागर के साथ मेले से देश भर के विभिन्न राज्यों व हस्तकला की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को सार्थक करते हुए वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाते हुए उन्हें स्वयं रोजगार से जोड़कर जीवन में सकारात्मक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें हर संभव सहयोग देने में सरकार अपना दायित्व प्रभावी रूप से निभा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद उनकी मेहनत, रचनात्मकता व स्वावलंबन का प्रतीक है। हरियाणा में लगभग 60,000 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिनके माध्यम से 6 लाख परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस सरस मेले के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म सरकार उपलब्ध करवा रही है, ताकि वे अपने उत्पादों को देश व प्रदेश भर में दिखा सकें व बिक्री कर सकें। रिस्पांस प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और जो हरियाणा सरकार है और देश के प्रधानमंत्री का एक मिशन है लोकल फॉर वोकल। जो चीज़ें पहले घरों में बनती थी दोबारा फिर वो बाजार में आए, तो प्रधानमंत्री की ये सोच है। तो नायब शहरी सरकार भी ये चाहती है कि हमारी बहनों को जो ये सामान जो तैयार करती हैं इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हमने साझा बाजार 22 के 22 जिले हैं, 143 ब्लॉक हैं, तो वो हमने खोलने का प्रावधान किया। तो उसकी शुरुआत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से शुरुआत की थी। अब फतेहाबाद के अंदर तैयारी है, जिससे कि हमारी बहनें एक स्थान पर जाकर जो सामान तैयार करती हैं वहाँ जाकर वो दे सकें। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल ने पिछले चुनाव में यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली के लोग आज भी सीवर से मिक्स पानी पीने को मजबूर हैं।
के अंदर दिए गए बयान पर वो अडिग रहे। पिछले चुनाव में उसने एक बयान दिया था कि अब की बार मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मुझे अब मुख्यमंत्री का अवसर दे दें तो जमुना के पानी को साफ कर दें। लेकिन जमुना का पानी साफ तो कहाँ होना था, मैं झुग्गियों में गया हूँ। मेरी ड्यूटी 4 जनवरी से लगातार वही है। हमारे साथी भी हमारे साथ हैं। खुद मुझे बोतल में पानी डाल के उन महिलाओं ने दिखा, गटर का पानी सीवर में मिक्स होकर का पानी आज लोग पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने उन्हें आज रात 8 बजे तक पुख्ता प्रमाणों के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में यमुना जल को जहरीला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। पानी में जहर मिलाने के आरोपों को तथ्यात्मक आधार पर होना चाहिए। आयोग के अनुसार ऐसे आरोपों से क्षेत्रीय समूह और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच शत्रुता हो सकती है। पानी की कमी की आशंका से कानून व्यवस्था की स्थिति को भी नुकसान पहुंच सकता है। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमें प्रदेश के लोगों को बेहतर उड्डयन सेवाएं देनी है। साथ ही उन्होंने पायलट स्टूडेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने को कहा। विपुल गोयल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को फ्लाइंग स्कूल में बेहतर सुविधा मिले और अच्छे ट्रेनर मिले। प्रदेश की बेटियों को ट्रेनिंग में और अधिक सुविधाएं मिले, इसके लिए कार्य किया जाएगा। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों की समीक्षा के दौरान उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के संचालन के लिए लाइसेंस संबंधी अपडेट लिए और शेष प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। साथ ही उन्होंने अंबाला में बनने वाले एयरपोर्ट के संबंध में भी जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य की फुल प्रूफ प्लानिंग करके कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। बैठक के दौरान मंत्री ने हरियाणा से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के संबंध में प्रेजेंटेशन देखी। इस दौरान नागरिक उड्डयन विभाग के कंसल्टेंट ने गुरुग्राम से खाटू श्याम और गुरुग्राम से सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर रूट के संबंध में जानकारी दी। विपुल गोयल ने उन्हें गुरुग्राम से चंडीगढ़ और हिसार से चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की स्टडी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के संबंध में जो भी पेंडिंग अनुमति बाकी है उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए ताकि एयरपोर्ट का संचालन जल्द से जल्द शुरू हो सके। करनाल, भिवानी और नारनौल के फ्लाइंग स्कूलों के बारे में बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आज सुबह 6:23 पर NVS-2 को ले जाने वाले GSLV F-15 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने इस कामयाबी को लेकर कहा कि भारत अंतरिक्ष नेविगेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। NVS-2 उपग्रह 2250 किलोग्राम का है, जो कि स्वदेशी नेविगेशन है। लॉन्च के बाद इसरो ने अध्यक्ष V नारायणन ने कहा कि आज हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि इसरो की टीम की कड़ी मेहनत और टीम वर्करों से इसरो का 100वां प्रक्षेपण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अगले 5 वर्षों में 100 मिशन लॉन्च करने के लिए काम करेगी। This year 2025 has been successfully accomplished with GSLV F-15 launch vehicle precisely injecting the navigation satellite NVS-02 in the required intended orbit. This mission is the 100th launch from our launch pads, which is very significant milestone of India. Our space program was conceived and started by visionary leader Professor Vikram Sarabhai and taken forward by generations of leaders. We have 4 operational launch vehicles: PSLV, GSLV, LVM-3 and SSLV. Today's mission was the 17th launch of GSLV with the 11th indigenous cryogenic stage. In this mission, the data has come, all the vehicle systems have performed as expected, and the satellite is injected with very minimum level of dispersion.
इस बीच इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है। इस रिकॉर्ड उपलब्धि के ऐतिहासिक क्षण में अंतरिक्ष विभाग से जुड़ना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि विक्रम साराभाई, सतीश धवन और कुछ अन्य लोगों द्वारा की गई शुरुआत से यह एक अद्भुत यात्रा रही है। पीएम मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को अनलॉक करने और आकाश की कोई सीमा नहीं है का विश्वास जगाने के बाद देश में अंतरिक्ष उद्योग ने एक बड़ी छलांग लगाई है। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर भिवानी के व्यापारी, किसान, गृहिणी व आमजन आशावंत हैं। इस बार भी उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी से राहत दिलवाने वाले कई प्रावधान शामिल किए जाएंगे। भिवानी के तालू गांव के किसान जसवंत पंघाल ने बताया कि वे उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय बजट में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी के साथ ही कृषि यंत्रों पर लगने वाली जीएसटी को समाप्त करने और खाद बीज सस्ता होने की उम्मीद है। वहीं गृहिणी गरिमा व स्थानीय निवासी सतीश ने उम्मीद जताई कि बजट में टैक्स स्लैब को कम किया जाए। रसोई की वस्तुओं, आटा, दाल और सब्जियों को सस्ता किया जाए ताकि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं महिलाओं के लिए प्रयोग होने वाली हाइजीन उत्पादों को सस्ता किया जाए। सरकार जो बजट पेश करने को जा रही है, हमें उम्मीद है इसमें सरकार जो कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी और ज़्यादा बढ़ाए और इससे ऊपर से जीएसटी जो लगी हुई है वो हटा दे, ताकि किसान को इसमें और आसानी हो सके खेती करने में। और जो किसान सम्मान निधि है उसको सरकार बढ़ाए ताकि किसान को बुआरे के टाइम, जो भी बुआरा होता है उस टाइम किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और खाद बीज में पूरी सब्सिडी दी जाए। फीमेल्स के लिए सबसे पहले तो बजट में जो टैक्स बेनिफिट फीमेल्स को दिया जाता है उसकी एक्सटेंड करनी चाहिए सीलिंग और बढ़ानी चाहिए उसमें, क्योंकि फीमेल्स की जो सैलरी ब्रैकेट्स हैं उसमें और मेल सैलरी ब्रैकेट्स में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो एक वो प्रोविज़न किया जा सकता है। प्लस फीमेल जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, पीरियड्स के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट और बढ़ाना, उसमें हमें और उनको ज़्यादा छूट देनी चाहिए। उसमें टैक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल्स में कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, कुछ घरेलू महिलाएं हैं, तो उनके लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों में टैक्स की छूट दी जानी चाहिए ताकि फीमेल्स अपनी लाइफ को और बेटर कर पाएँ। टैक्स की दरों में कटौती की जानी चाहिए और विशेषतः भिवानी जैसे क्षेत्र में किसी बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना की अति आवश्यकता है जिससे शहर का विकास हो सके। उम्मीद है हमारे एमएलए साहब लगातार तीसरी बार विजयी हुए हैं बीजेपी पार्टी से और जनता ने पूरा सहयोग किया है सरकार का, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार से कोई ना कोई ज़रूर यहाँ पे इंडस्ट्री का आगमन होगा। वहीं व्यापारी नेता अभिषेक बंसल ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए जीएसटी में आ रही दिक्कतों को और भी सरल किया जाएगा। साथ ही जीएसटी स्लैब को कम कर दिया जाए तो बाजार में उपलब्ध उत्पाद सस्ते हो सकेंगे और व्यापारियों और जनता को सीधा लाभ होगा। उन्होंने भिवानी में बड़ी औद्योगिक इकाई लगाए जाने की मांग भी की ताकि जिले के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। एक व्यापारी होने के नाते मुझे सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर कि बजट में है ना सरकार को जीएसटी में जो दिक्कतें हैं उसका प्रावधान करना चाहिए, स्लैब जीएसटी का कम करना चाहिए, आम आदमी को और व्यापारियों को महंगाई से राहत देनी चाहिए। कई चीज़ों का रेट कम करने की जरूरत है, जैसे दालें हुए, सब्जियां हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके और महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। जींद जिले के गांव कालवन में स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल में एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 के लिए कल विशेषज्ञों की टीम ने दौरा किया। यहां पक्षियों की पहचान एवं स्थल का मूल्यांकन किया जाना है। इस दौरान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर टीके रॉय ने अपनी टीम और हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड और वाइल्ड लाइफ विभाग के साथ प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल का दौरा कर जानकारी जुटाई। इस दौरान डॉक्टर टीके रॉय ने बताया कि यह अंतर्जातीय गणना है जो पूरे एशिया के 27 देशों में हर साल जनवरी माह में की जाती है। इस गणना में देखा व मूल्यांकन किया जाता है कि प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल पर कौन सी प्रजाति के पक्षी आ रहे हैं, कितने लुप्त होने के कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि कालवन गांव के लोग भी स्थल को बचाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। वे इस जगह को बचाने और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में जगह देने के लिए प्रयासरत हैं।
यहाँ 34 प्रजातियों में से 21 प्रजातियां विदेशी हैं और 13 प्रजातियां भारतीय हैं। इनमें से 4 पक्षियों की प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। यह एशियन वाटर बर्ड सेंसस पूरा एशिया में 27 देशों में एक साथ हमारे काउंट करते हैं हर साल जनवरी में, कि उनकी कितनी टोटल जो खास वेटलैंड है उसमें ज़्यादा संख्या पे प्रजाति जल पक्षी होता है, उसी के हम देखते हैं। बाहर से कितने यहाँ आते हैं, कितने हमारे रेजिडेंट की हम रेजिडेंट हैं इंडिया की, और कितनी है जिनमें से जो खतरनाक कंडीशन में है, जैसे ग्लोबली जो वर्ल्ड की जो लास्ट स्टेज में 2-3 स्टेज होता है, किस कैटेगरी के जो ख़त्म होने वाले हैं उसको बचाना है, सारा दुनिया उसके पीछे है। ऐसे हमारे इंडियन की हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे देश के कानून जिसके बचा, उसके भी शेड्यूल 1 और 2 की कितने बचते उसको भी देख रहे हैं, उसके भी है। टीम के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों में भरपूर उत्साह दिखा। उनका कहना था कि सरकार इस और कदम बढ़ाए। पूरा गांव इस क्षेत्र को पक्षियों के संरक्षण के लिए देने के लिए तैयार है ताकि इसे पर्यटन स्थल के रूप में तैयार किया जा सके। इस पर टीके रॉय ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से बातचीत करने का भरोसा दिलाया। इंटरनेशनल टीम हमारे यहाँ पहुँची है, ये हमारे लिए बड़ा खुशी का समय है। और कुछ समय पहले भी यहाँ पर बठिंडा से प्रोफेसर साहब आए थे, उन्होंने भी यहाँ की गणना की थी। लगभग 26-27 प्रजातियाँ उसमें मिली थी यहाँ पर, और वो प्रजातियाँ केवल जलीय पक्षियों की काउंट की गई थी। उसके अलावा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और ये बहुत बड़ी पेड़ भी है। यहाँ पर भी छोटे छोटे पक्षी काफ़ी सारे हैं जो जलीय जीव जंतु में नहीं आते, तो उनकी प्रजातियाँ भी अलग हैं यहाँ पर।